बट साथियों वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में यूपी होमगार्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 3 लेकर आए हैं। कुछ इंक्वायरी थी कि सर जो आप प्रैक्टिस पेपर सेट की सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि समझ में तो आते हैं बट कुछ देर तक रहते हैं माइंड में और स्किप हो जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कम क्वेश्चंस करवाएंगे और टॉप लेवल का कंटेंट आपको करवाएंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊं इनको अपने माइंड में सेव करना है। एक्सप्लेनेशन के माध्यम से थोड़ा समझाऊंगा भी, तो बने रहिएगा सेशन के एंड तक। और अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट आप आ जाए उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी लोग उन सारे सेशन को वॉच कर सको। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और हमारे साथ साथ सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलना है, तभी इस क्लास को देखने का पूरा फायदा आपको मिलने वाला है। और सेशन को लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा कि किस भारतीय राज्य ने 2016 से 2017 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी का उत्पादन किया है। उस राज्य का आपको नाम बताना है। क्या वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है या कर्नाटक। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करना है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश अगर आप लोग राइट आंसर करोगे तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है और 2016 एवं 17 में देश में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक यहाँ चीनी उत्पादित हुई थी। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, भारतीय मृदा में कमी है, मैग्नीज की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या फास्फोरस की। तो यहाँ पर आपको बताना है जो भारतीय मृदा है वहां पर नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन की कमी होने के कारण इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बनता है। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं भारत की अधिकांश कृषि भूमि में नाइट्रोजन की कमी आम है जो फसल की उपज को प्रभावित करती है और इसे उर्वरकों के माध्यम से पूरा किया जाता है, जो कि आप जानते हैं यूरिया, डीएपी, सल्फर ऐसे आप लोग देखते होंगे ये अपने अपने खेतों में सभी लोग डालते हैं जिससे उर्वरक एडिशनल माध्यम से पैदा होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन के साथ करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बन जाता है। और तेरा भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। क्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गन्ना उत्पादक का जब भी बात किया जाए तो आपको उत्तर प्रदेश यानी यूपी को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट करेक्ट करेगा बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ये उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त पानी और अनुकूल जलवायु के कारण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन यहीं से होता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश सही आंसर बन जाता है। और 4 नंबर सभी से पूछा जा रहा भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो नारियल उत्पादन करने वाला जिला अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग किस ऑप्शन को राइट करोगे। क्या पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केरल हो जाता है। अनुकूल तटीय जलवायु और अधिक वर्षा के कारण भारत में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केरल को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक व्यापारिक या नकदी फसल है। तो यहाँ पर आपको देख के बताना है कौन सी व्यापारिक फसल है, बाजरा, कपास, धान या ज्वार। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनता है वो बी के साथ जाना चाहिए। जो भी स्टूडेंट कपास को लॉक करेगा जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये भारत की एक व्यापारिक फसल है इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनता है। कपास एक नकदी व्यापारिक फसल है जिसे मुख्य रूप से बिक्री और उद्योगों के लिए उगाया जाता है। इसलिए ऑप्शन बी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में एक सेशन के लिए आपको फीडबैक देना है कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है और ऐसी क्लास आपके लिए कंटिन्यू रखी जाए या नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा और साथ साथ हमारे इन सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर देते हुए चलना है आप सभी को। और अपना अंत में स्कोर कार्ड भी बताना है कि 40 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि व्यापारिक फसल कौन सी नहीं है, कोको, जूट, बाजरा या कपास। तो व्यापारिक फसल यहाँ पर बाजरा नहीं है। बाजरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये व्यापारिक फसल क्यों नहीं है तो आप समझ सकते हैं, बाजरा एक खाद्य फसल है, इसको खाया जाता है, जबकि कोको, जूट और कपास ये व्यापारिक यानी नकदी फसलें हैं।
इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बाजरे को अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 7 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा, वैश्विक स्तर पर भारत बागवानी क्षेत्र में सब्जियां और फलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक बागवानी क्षेत्र का एक उत्पाद नहीं है? मसाले और फूल, पेड़ और अनाज की फसलें, या औषधि पौधे और रोपण फसलें, या सुपारी। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, पेड़ और अनाज फसलें, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे एक नंबर आपका पक्का हो जाता है। ऐसे समझ सकते हैं कि बागवानी में फल, सब्जियां और मसाले, फूल, औषधि पौधे और रोपण फसलें आती हैं, जबकि अनाज फसलें बागवानी का हिस्सा नहीं होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, धान कहाँ की मुख्य फसल है? क्या भारत, रूस, चीन या जापान? तो धान भैया कहाँ की मुख्य फसल है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये इंडिया यानी भारत की मुख्य फसल है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। धान भारत की एक मुख्य खाद्य फसल है और यहाँ बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? अब भैया गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? क्या काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी या दोमट मिट्टी? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोमट मिट्टी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लॉक किया है। गेहूं की फसल के लिए या खेती के लिए उचित मिट्टी जो है वो दोमट मिट्टी है। दोमट मिट्टी में जल धारण क्षमता और पोषक तत्व संतुलित होते हैं, इसीलिए गेहूं की खेती के लिए यह सबसे उपयुक्त होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, नीली संबंधित है। भैया नीली क्रांति किससे संबंधित है? कृषि, मत्स्य पालन, दूध या ऊन से? तो आप सभी को बताना है कि नीली क्रांति है ये किससे संबंधित है। तो ये आपने अगर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बन जाता है। नीली क्रांति जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन का उद्देश्य मत्स्य पालन और मछली उत्पादन बढ़ाना है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है 1998 से 1999 तक का खाद्य उत्पादन का आकलन क्या है? तो अगर ये आकलन पूछा जाए तो क्या 120 मिलियन टन या 201 मिलियन टन या 300 मिलियन टन या 150 मिलियन टन? तो इस टन की अगर मैं बात करूं तो ये टन रहा है 201 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर मैं बात करूं वर्ष 1998 से 99 में भारत का कुल खाद्य उत्पादन लगभग 201 मिलियन टन था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और ये क्लास आपको कैसी लग रही है एक बार फीडबैक के माध्यम से जरूर मेंशन करिएगा। और नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? क्या प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है? तो ये आपकी भैया द्वितीय है। द्वितीय अगर ऑप्शन नंबर बी को आपने लॉक किया है तो बिल्कुल आपका एक नंबर पक्का हो जाता है। यूं आप ऐसे समझ सकते हैं FAO 2016 डेटा के अनुसार प्याज उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और पूछा जा रहा, पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वन के एक छोटे से हिस्से को काटकर उसे जलाने की रीत को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको बताना है, क्या बालन कहते हैं, झूम या भस्म या चिपको? तो ये आपकी जो कहलाती है उसको हम लोग झूम कहते हैं। झूम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हुए आप ऐसे समझ सकते हैं कि झूम कृषि में वन के छोटे हिस्से को काटकर और जलाकर वहां फसल उगाई जाती है। यह था पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी इलाकों में प्रचलित है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी झूम को आप लोग लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है? तो ये क्या नलकूप, संकर बीज, उर्वरक या दुग्ध उत्पादन? तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा संकर बीज। संकर बीज ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हुए आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। हरित क्रांति के बाद संकर बीज यानी कि हाइब्रिड सीड्स भारतीय कृषि में उपज बढ़ाने और फसल उत्पादन सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गए हैं। इसलिए संकर बीज ऑप्शन नंबर बी आपने अगर लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 13 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख
प्रमुख उत्पादन कौन है? राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या गुजरात? इन राज्यों में से आपको बताना है कि चावल का प्रमुख उत्पादन कौन सा देश है, प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, क्या महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल? तो यहाँ पर आपको लॉक करना है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है अगर आपने लॉक किया है पश्चिम बंगाल को। थोड़ा यहाँ पर यूं समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य है, क्योंकि यहाँ की जलवायु और जल संसाधन चावल की खेती के लिए अनुकूल हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल आपने अगर लॉक किया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादों में व्यापार के लिए भारत का पहला कृषि वायदा सूचकांक है? ऑप्शन में आपके दिए गए हैं एग्रीडेक्स। जी हाँ, पहला पड़ाव पहला ही सही आंसर हो जाता है। एग्रीडेक्स के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल आप सभी का सही आंसर बन जाता है। एग्रीडेक्स का मतलब होता है, एग्रीडेक्स भारत का पहला कृषि वायदा सूचकांक है जो कृषि उत्पादों के व्यापार और मूल्य दोलनों को मापने के लिए बनाया गया। इसलिए एग्रीडेक्स आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बनता है। और 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के लिए मजबूत आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? क्या ग्रामीण भंडारण योजना या राष्ट्रीय कृषि बाजार या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना और कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों को मजबूत करना है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल आप सभी का सही आंसर बन जाता है। और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं CACP, कितनी फसलों फॉर एग्जांपल गन्ने को छोड़कर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? 22, 18 या 20, 16? तो यहाँ पर आपको बताना है कितने मूल्य का अनुशंसा करता है। तो ये न्यूनतम अगर बात की जाए तो न्यूनतम ऑप्शन नंबर ए जो कि 22 दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CACP, भारत में 22 फसलों गन्ने को छोड़कर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अनुशंसा करता है, ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। इसलिए 22 आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा तोरिया का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के आधार पर तय किया गया है। तो अगर बात करें तोरिया, तो क्या कुसुम एवं चना, जौ एवं राम तिल या तिल एवं सोयाबीन या कैनोला एवं सरसों? तो जी हाँ, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, कैनोला एवं सरसों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तोरिया का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP सरसों और कैनोला के MSP के आधार पर तय किया गया है, क्योंकि ये सभी तेल वाली फसलें एक समान बाजार मूल्य पर आधारित होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जायद फसल के मौसम डैश मौसम के दौरान होती है? शरद, ग्रीष्म यहाँ पर होना चाहिए था, ये टाइपिंग एरर हुई है, तो यहाँ पर ग्रीष्म कर लीजिएगा, शरद या ग्रीष्म या फिर शीत या फिर आपकी वर्षा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ग्रीष्म। आप यूं समझ सकते हैं कि जायद फसल उन फसलों को कहते हैं जो ग्रीष्म के मौसम में उगाई जाती हैं, यानी रबी और खरीफ के बीच के गर्मियों के महीनों में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम सस्य नहीं है? तो यहाँ पर अगर इस मौसम की बात करें तो आपको बताना है जायद, रबी, खरीफ या बरचन। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बरचन के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अब ये बरचन होता क्या है, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ पर आपने बरचन को लॉक किया, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट आंसर। भारत में प्रमुख फसल मौसम के अकॉर्डिंग जैसे खरीफ मानसून में उगाई जाती है, रबी सर्दियों में उगाई जाती है और जायद गर्मियों और ग्रीष्म ऋतुओं में उगाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 पेश करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? नरेंद्र सिंह तोमर या हर्षवर्धन, पीयूष गोयल या राजनाथ सिंह? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भैया बन जाता है नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल आप सभी का सही आंसर बन जाता है। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल 2020 को केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने संसद में पेश किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर
नंबर ए नरेंद्र सिंह तोमर बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है डैश को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, प्राकृतिक रेशम, काली कपास, जूट या अरंडी। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनना चाहिए वो जूट के साथ जाना चाहिए। जूट अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। अगर मैं बात करूं जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, इसे नायलॉन और अन्य सिंथेटिक फाइबर धीरे धीरे प्रस्थापित कर रहे हैं क्योंकि ये टिकाऊ और सस्ते हैं, इसलिए जूट आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत में शून्य बजट यानी प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किया। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन में दिया गया है नॉर्मन बोरलॉन्ग या MS स्वामीनाथन, सुभाष पालेकर या वर्गीस कुरियन। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बन जाता है सुभाष पालेकर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अगर ऑप्शन नंबर सी को आपने लॉक किया तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। सुभाष पालेकर ने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं ZBNF की अवधारणा को प्रोत्साहित किया है। इसका उद्देश्य किसानों को रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों पर खर्च कम करना। यह खेती प्राकृतिक संसाधनों और जैविक विधियों पर आधारित होती है। सुभाष पालेकर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा अनाज उपजाने वालों को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 23 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया गया। उस संगठन का नाम बताइए। क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि आधार मूल्य स्थिरता आयोग, मूल्य स्थिरता आयोग या भारतीय कृषि मूल्य निर्धारण बोर्ड। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं CACP। तो कृषि चाहिए ऑप्शन नंबर ए कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं CACP। तो यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान देना है। अगर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ तो कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको बोल देते हैं CACP, का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश करना है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कृषि लागत और मूल्य आयोग बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन करा पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल अगर आपसे पूछी जाए चाय, चीनी, चावल या कपास, तो ये भैया यहाँ पर चावल है। चावल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ऐसे आप यूं समझ सकते हैं पश्चिम बंगाल में चावल सबसे प्रमुख फसल है क्योंकि यहाँ की जलवायु और जल स्रोत चावल की खेती के लिए अनुकूल हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारत में अप्रबंधित मार्गों के तहत खुदरा क्षेत्र में FDI की ऊपरी सीमा क्या है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है 100%। जी हाँ, पहला पड़ाव पहला सही आंसर बन जाता है। 100% ये आपकी है ऊपरी सीमा। तो अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल से और समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में अप्रबंधित मार्ग, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट, के तहत खुदरा क्षेत्र यानी कि रिटेल सेक्टर में FDI की पूरी 100% अनुमानित है। जिसका मतलब है कि निवेश बिना सरकार की पूर्व मंजूरी के धीरे निवेश कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए 100% आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। क्या निगम कर, राज्य उत्पाद शुल्क या आयकर या वस्तु एवं सेवा कर, जिसको बोलते हैं GST। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है राज्य उत्पाद शुल्क, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगर मैं थोड़ा और आपको बताऊं तो राज्य उत्पाद शुल्क राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है, जबकि निगम कर, आयकर और GST केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। इसलिए राज्य उत्पाद शुल्क आपकी क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैर ट्रैफिक बाधा अवरोध का एक उदाहरण है। क्या कोटा, निर्यात सब्सिडी, व्यापार अनुबंधन या आयात शुल्क। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी स्टूडेंट हमारे नए विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन करके, इसी नाम से बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आपको PDF मिल जाएंगी फ्री PDF क्लास की। वो PDF आप लोग लेकर के अपनी पढ़ाई को और भी ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। तो जा करके टेलीग्राम
टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा और अगर इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो इसको सब्सक्राइब करके और लाइक के बटन के माध्यम से अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो भी स्टूडेंट कोटा के साथ करेगा, कोटा आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आप यूं समझ सकते हैं कि कोटा एक गैर ट्रैफिक बाधा नॉन ट्रैफिक बैरियर है, क्योंकि यह देकर नहीं लगाता बल्कि आयात की मात्रा को सीमित करता है। अन्य विकल्प जैसे निर्यात सब्सिडी ये आपकी प्रोत्साहन बाधा नहीं है, व्यापार अनुबंधन बाधा नहीं है और आयात शुल्क जो कि ट्रैफिक आधारित बाधा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू किया गया? तो राज्य स्तर पर अगर वैट पूछा जाए तो ये किस वर्ष लागू किया गया? 2001, 2005 या 2006 या 2000? आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ लगाना है। ऑप्शन नंबर बी के साथ सभी स्टूडेंट अगर राइट आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सभी का सही आंसर बन जाता है। भारत स्तर पर वैट जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स VAT 2005 में लागू किया गया। इससे पहले राज्यों में अलग अलग बिक्री कर लागू थे। वैट यानी VAT ने एक समान कर प्रणाली लाने में मदद की और व्यापार को सरल बनाया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36% से बढ़ाकर डैश कर दी गई है। तो ये अगर मैं बात करूं 12.36% से कितनी कर दी गई है, तो ये आपको याद कर लेना 12.50 कर दी गई है, 12.50% कर दी गई है बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल आप सभी का सही आंसर हो जाता है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की दर को 12.36 से बढ़ाकर 12.50% कर दिया था, जिससे कर राजस्व में थोड़ा इजाफा हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डंपिंग का तात्पर्य है, तो डंपिंग भैया किससे तात्पर्य है? क्या महंगे माल कीमत पर बिकना, ट्रैफिक कम करना या विदेशों में उसकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री, या विदेशों में कम कीमत पर सामान खरीदना और स्थानीय स्तर पर ऊंची कीमत पर बेचना। तो डंपिंग का भैया तात्पर्य ये होता है कि आप समझ सकते हैं विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री करना। ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग समझ चुके हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि डंपिंग का अर्थ है किसी देश द्वारा अपने माल को विदेशों में उसकी उत्पादन लागत और घरेलू कीमत से कम दर पर बेचना, जिससे स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। में आप सभी से पूछा जा रहा है सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है क्या है? सदस्यों की सेवा करना, अधिक धन जुटाना या अधिक लाभ कमाना या उत्पादन बढ़ाना। तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सदस्यों की सेवा करना। बात करूं यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सदस्यों की सेवा करना आपने सही किया। अगर मैं बात करूं सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है सदस्यों की आर्थिक और सामाजिक सेवा करना, न कि केवल लाभ कमाना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है? ITC इंटरनल टैक्स कॉमर्स आंतरिक कर वाणिज्य या इनपुट टैक्स क्रेडिट। जी हाँ, आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बन जाता है। ITC जिसका फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप यूं समझ सकते हैं वह सुविधा है जिसके तहत किसी व्यापार या व्यवसाय द्वारा भुगतान किया गया कर उनके उत्पादन या बिक्री पर लागू होने वाले कर। तो यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आप यूं समझ सकते हैं तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ONGC कहते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड भारत की पहली कंपनी बनी जिसने भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार शुरू किया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है।
क्लास आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर आप सभी लोग मेंशन करिएगा। और क्लास की क्वालिटी, कंटेंट आपको बताना है कैसा लग रहा है, और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए जो टॉपिक ना समझ में आता हो, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है WPI का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप आप सभी से पूछा जा रहा है। होल प्राइस इंडेक्स या वॉल प्राइस इंडेक्स या होल प्रिंट इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कि है WPI। आप ऐसे समझ सकते हैं, होल प्राइस इंडेक्स वह सूचकांक है जो थोक स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप सभी को पता चल गया होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कि WPI का फुल फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद्य का उत्पादक है? क्या राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, या कोरो इंटरनेशनल लिमिटेड, या इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड, या गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनता है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल से समझाऊं तो IFFCO, जो कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पाद कंपनी है जो किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्यापार घाटे से क्या तात्पर्य है, ये क्या अभिप्राय है? तो व्यापार घाटा आप यूं समझ सकते हैं, जब किसी देश के निर्यात उसके आयात से अधिक हो जाते हैं, जी नहीं। अगर मैं बात करूं, जब किसी देश में कोई व्यापार नहीं होता, जी नहीं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं, जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं, उसको हम लोग व्यापार घाटा बोलते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, व्यापार घाटा तब होता है जब किसी देश का आयात उसके निर्यात यानी कि इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से अधिक होता है, जिससे आर्थिक रूप से वह बाहरी देशों पर निर्भर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आपसे पूछा जा रहा है NPA का पूर्ण रूप क्या है? तो NPA का पूर्ण रूप आप सभी को पता होना चाहिए, क्या होता है? निष्पादित पर संपत्तियां, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट टैक्स। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता, पहला पड़ाव पहला ही सही आंसर हो जाता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। NPA वह कर्ज है जो बैंक या वित्तीय संस्थाओं को समय पर ब्याज या मूलधन के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है। इसे बैंकिंग में जोखिम और खराब कर्ज माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और आज के क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देखिए, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए कि BRI का पूर्ण रूप क्या है। BRI का पूर्ण रूप आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इन ऑप्शन में से क्या होगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी? आज की क्लास में टॉप 40 क्वेश्चन थे। इन 40 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कार्ड कितना गया, और क्लास की क्वालिटी। और अगर इस प्लेटफॉर्म पर न्यू विजिट कर रहे थे तो अपने सिधौली टीवी क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखिए, और बेल आइकन को ऑन करके लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना, उससे आपकी अटेंडेंस होती है। और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी रिप्लाई करिएगा कि हाँ, ये सेशन आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट सेशन किस टॉपिक पर आना चाहिए वो भी आपको बताना। बाकी ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी, 20 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। और ये आज पार्ट 1 था जिसमें 40 क्वेश्चन थे। अब अदर जो क्वेश्चन लाएंगे उसमें 60 क्वेश्चन करवा देंगे। इस तरीके से प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट होंगे। ये आप यूँ समझ सकते हैं, ये या नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।